उधर के बात खत्म करिए, इधर ध्यान दीजिए। कल आप लोगों को हम बता दिए थे कि आज हम क्या पढ़ेंगे, भूगोल का पहला चैप्टर। तो भूगोल के पहला चैप्टर जो है उसका नाम है भारत संसाधन एवं उपयोग। तो आज हम लोग इसी को पढ़ने वाले हैं। ऐसे इस चैप्टर को देखो तो तुम लोग 8 क्लास में पढ़ लिए हो, आधा इसमें से पढ़े हुए हो। 8 क्लास में पहला चैप्टर यही था, तो उसमें हमने आप लोगों को संसाधन के बारे में पढ़ा दिया था। तो पूरा वो संसाधन आएगा तो वो हम पढ़े हुए हैं, थोड़ा सा एक्स्ट्रा कुछ आने वाला है तो उसको हम लोगों को देखना है। आज ही हम लोग इसका लेक्चर भी खत्म करेंगे और साथ ही साथ इसमें जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसको भी आज ही हम खत्म कर देंगे, एक क्लास में पूरा खत्म। तो थोड़ा शांति बना के धैर्य से रहिए। चैप्टर शुरू करने से पहले हम लोग जान लेते हैं कि भूगोल कहते किसे हैं। तो सामाजिक विज्ञान के वह शाखा जेकरा में तू भूमि के बारे में पढ़ता है, इस पृथ्वी के आकार के बारे में पढ़ता है, यहाँ के महासागर, जलवायु, पठार, मरुस्थल के बारे में पढ़ता है। तो जिस विषय में ये चीजों के बारे में पढ़ा वो क्या कहलाता है, भूगोल कहलाता है। इसमें कोई दिक्कत? अब भूगोल बना कैसे है, तब भूगोल यूनानी शब्द से बना है। यूनान में एक है जी, एक है ग्राफो, और इसी से मिलकर के बना है तुमको जियोग्राफी। ठीक, जी का मतलब होता है तुमको यहाँ पे पृथ्वी, और ग्राफो के मतलब होता है वर्णन। यानी एक तरह से जब हम भूगोल पढ़ते हैं तो उसमें हम पृथ्वी का वर्णन करते हैं, पृथ्वी के वर्णन को पढ़ते हैं। समझ गया? भूगोल तुमको 3 प्रकार के मिलता है, भौतिक, मानव और प्रादेशिक भूगोल। ये सब खाली इंट्रोडक्शन के लिए है तुमको। अगर कोई पूछे कि भूगोल के पिता कौन है, तो भूगोल के पिता कहे जाते हैं हिकेटियस और इरेटोस्थनीज। ठीक, तो ऐसे हिकेटियस को भूगोल के पिता कहा जाता है। आधुनिक भूगोल के पिता कहे तो अलेक्जेंडर ऑन हमबोल्ट को कहते हैं। भारतीय मानचित्र के पिता कहा जाए तो जेम्स रेनेल को कहते हैं, क्योंकि इन्होंने ही पहली बार भारत का मानचित्र बनाया था। दुनिया का पहला जो ग्लोब है वो बनाने वाले व्यक्ति का नाम है मार्टिन बेहेम, जो कि जर्मनी के थे। ठीक, तो ये दुनिया के पहला ग्लोब बनाए, पृथ्वी का जो आकार होता है तो ऐसा गोला वाला ग्लोब बनाए थे। इरेटोस्थनीज के बारे में जानो। सबसे पहले जियोग्राफिका शब्द का प्रयोग इरेटोस्थनीज ने ही किया था, और इसीलिए इनको भूगोल के पिता भी कहा जाता है। ये सब क्लियर हो गया? भूगोल केकरा कहते हैं, जहां पृथ्वी के वर्णन करें वही क्या है, भूगोल है। समझ गया? भूगोल के पिता ये हैं, आधुनिक पिता ये हैं। इरेटोस्थनीज को भी कहा जाता है क्योंकि इन्होंने जियोग्राफिका शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था। इसमें कोई दिक्कत? तो ये खाली तुमको भूगोल के बारे में इंट्रोडक्शन था। कोई दिक्कत जी? हाँ जी, तुमको कोई दिक्कत ना? तो चल बताओ, भूगोल के पिता किसको कहते हैं? हाँ, भूगोल किसे कहते हैं? एक शब्द में बताओ, भूगोल में हम किस चीज के बारे में पढ़ते हैं? पृथ्वी के बारे में। भूगोल कितने प्रकार के होता है? हाँ, भूगोल कितने प्रकार के? कौन कौन? चलो बात खत्म करो, अब इधर देखो। अब हम लोगों का चैप्टर है जो मूल रूप से जहां से हमारी शुरुआत होती है उसका नाम है भारत संसाधन एवं उपयोग। यहीं से हम लोगों को पढ़ना है। तो सबसे पहला सवाल आएगा कि संसाधन कहते किसे हैं? किसको कहते हैं जी? मनुष्य अपने जीवन में जितना भी वस्तु का उपयोग करता है, जिस चीज का भी हम उपयोग कर रहे हैं वो सब क्या है, संसाधन है। तो संसाधन के परिभाषा में तुम लोगों को यही याद रखना है, यही लिखना है कि मनुष्य के द्वारा उपयोग की जाने वाली सभी वस्तुएं संसाधन है। नीचे उदाहरण दे दो जो भी चीज के तू यूज कर रहा है। ठीक, जैसे यहीं पे देखो, बोर्ड की यूज कर रहे हैं, पेन यूज कर रहे हैं, पंखा यूज हो रहा है, बल्ब यूज हो रहा है, ये सब क्या हो गया? इधर तुम्हारा बेंच हो गया, उधर कॉपी किताब बस्ता हो गया, कपड़ा पहने हुए हैं, चश्मा लगाए हुए हैं, सब क्या चीज है, संसाधन है। समझ गया? एक छोटा सा भी छोटा चीज के अगर तो अपने जीवन में उपयोग कर रहा है तो क्या कहलाएगा, संसाधन कहलाएगा। ये बात क्लियर? अब संसाधन को हम बांटते हैं कितने भाग में, 3 भाग। एक होता है प्राकृतिक संसाधन, एक मानव निर्मित, और एक मानव खुद संसाधन है। अब समझो तीनों को।
जितने भी चीज को हम यूज करते हैं, अगर उसका निर्माण प्रकृति ने किया है तो उसको क्या कहेंगे, और उसका निर्माण अगर हम लोग किए हैं मानव निर्मित, और फिर हम दोनों भी एक दूसरे का संसाधन बनेंगे। प्राकृतिक में जैसे देखो सूर्य के प्रकाश है, क्या उसको हमने बनाया है, प्रकृति के बनाया है, प्राकृतिक संसाधन। जल है, प्राकृतिक हो जाएगा। भूमि है, पहाड़ है, महासागर है, सब कौन बनाया है इसको, प्रकृति ने। तो ये कौन सा संसाधन हो गया, समझ में आ रहा है मियाँ जी सर। अब मानव निर्मित में आ जाओ, वैसा संसाधन जिसका निर्माण मनुष्य ने किया है। जैसे बताओ ये बेंच कौन बनाया, ये कौन सा संसाधन होगा, बोर्ड कौन बनाया है, कलम कौन बनाया है, तो ये सब कौन सा संसाधन है। अब समझो मानव संसाधन को। मानव संसाधन में होता है कि हम दोनों एक दूसरे का यूज करते हैं। जैसे यहाँ पे देखो, तो हम पढ़ा रहे हैं, तो मेरे ज्ञान को तुम लोग यूज कर रहे हो, अपने जीवन में ले रहे हो, तो तुम्हारे लिए हम संसाधन के काम हुए कि नहीं, हमको तो उपयोग कर रहा है कि नहीं, तो हम हो गए तुम्हारे लिए संसाधन। और तुमसे हमको मिल रहा है मनी, जिससे हम अपना मूलभूत आवश्यकता की पूर्ति कर रहे हैं, तो तुमको हम यूज कर रहे हैं कि नहीं। तो ये हो गया एक दूसरे को मनुष्य द्वारा मनुष्य का उपयोग करना, और इसी को कहते हैं मानव संसाधन। एक संगीतकार आया, एक गायक आया, तो गायक क्या करता है, अपने आवाज से लोगों को मंत्रमुग्ध करता है, उसको आनंद पहुंचाता है, शांति प्रदान करवाता है, और बदले में लेता का है उनसे पैसा। तो दोनों एक दूसरे के संसाधन के रूप में काम कर रहे हैं। हमको खुशी चाहिए, सिंगर के गाना सुन लिए, सिंगर को अपना मूलभूत आवश्यकता पूर्ति करने के लिए पैसा चाहिए, हमसे पूर्ति कर लिया, और ऐसे करके हम दोनों एक दूसरे के लिए काम कर रहे हैं। तो ये हो गया मानव संसाधन। तीनों चीज समझ में आया। तो अब तनी बताओ, किताब कौन सा संसाधन होगा, मानव निर्मित है, ठीक। बेंच कौन सा संसाधन है, अब पेड़, जिससे पूछेंगे वही बताएगा। तू बताइयो मैया, बताओ। हाँ, अभी जो पूछे कहाँ है सवाल मिट्टी कौन सा संसाधन है, प्राकृतिक। घर, तू कौन सा संसाधन है, तुम कौन सा संसाधन हो। हाँ, मतलब तू प्राकृतिक हो कि मानव निर्मित हो कि मानव हो, कौन सा संसाधन हो, मानव संसाधन। क्लियर है बात। चलो यही चीज आगे पढ़ना था तुमको, यहाँ पे सब बता दिए कि प्रकृति द्वारा जितना भी वस्तु हमको मिलता है, जिसको हम यूज करते हैं, वो कहलाता है प्राकृतिक संसाधन। जैसे मिट्टी, पहाड़, बालू, सूर्य के प्रकाश आदि हो गया। मानव निर्मित में वो सारे वस्तु जिसका निर्माण मनुष्य ने किया है, पहले उसका अगर अस्तित्व देखो तो प्रकृति से ही है। जितना भी हम मानव निर्मित संसाधन का उपयोग करते हैं, उसका अगर एकदम नीचे जाओ जड़ में, तो उसका निर्माण कौन किया है, लेकिन फिर उसमें हम अपना बुद्धि, अपना कौशल का उपयोग करके उसको एक नया रूप देते हैं। जैसे ये बेंच बना है, लकड़ी से बना है। लकड़ी कहाँ से आया, पेड़ से। पेड़ कौन सा संसाधन है, और उसको हम लोगों ने अपना बुद्धि प्रयोग करके, अपना औजार उपयोग करके एक नया शेप दे दिया। तो ये बेंच हो गया तुमको कौन सा संसाधन, मानव निर्मित। लेकिन जहां से बना है वो कौन सा संसाधन था, ये घर बना है तुमको मानव निर्मित संसाधन। लेकिन ये घर बनाने में सीमेंट लगा, गिट्टी लगा, बालू लगा, जो भी लगा, ये सब कौन सा संसाधन है। तो जो भी मानव निर्मित होता है, उसका अगर जड़ में जाओगे तो प्राकृतिक से ही क्या बनता है, मानव निर्मित। कुछ ऐसा चीज जो उपयोग लायक नहीं है, तो मनुष्य उसको अपने बुद्धि से उपयोग लायक बना देता है, और वो भी संसाधन का रूप ले लेता है। जैसे कि मकान हो गया, कार, मोबाइल, हवाई जहाज, कपड़ा, सोचते रहो। मानव संसाधन के बारे में बता ही दिए कि हम दोनों एक दूसरे के लिए उपयोग करते हैं। जैसे शिक्षक, वकील, डॉक्टर, दर्जी, मजदूर, सब एक दूसरे का क्या कर रहे हैं, उपयोग कर रहे हैं। इसलिए मानव भी एक संसाधन हो गया। अब आइए प्राकृतिक संसाधन के प्रकार। मानव संसाधन के कोई प्रकार नहीं है, मानव निर्मित संसाधन के कोई प्रकार नहीं है, लेकिन प्राकृतिक संसाधन को अलग अलग आधार पे बांटा जाता है। किताब में तुम्हारा बढ़िया एकदम डायग्राम बनाया हुआ है, उस डायग्राम को ही अपने दिमाग में छाप लेना है। ठीक, यहाँ पे डायग्राम नहीं है, लेकिन आपके बुक में डायग्राम दिया हुआ है। अब देखिए प्राकृतिक संसाधन के प्रकार में एक बांटते हम इसको उत्पत्ति के आधार पर।
तो उत्पत्ति के आधार पे होता है दो गो, एक होता है जैव संसाधन, एक होता है अजैव। नाम में ही आंसर है। जैव में जितने भी सजीव प्राकृतिक संसाधन हैं उसको क्या कहेंगे हम? जैव संसाधन। मतलब वो ऐसा संसाधन जिसका निर्माण प्रकृति ने किया है और सजीव है, तो क्या कहेंगे? जैव संसाधन। जैसे पेड़ की बात की है, अब पेड़ क्या चीज है? सजीव है। निर्माण कौन किया? तो कौन सा संसाधन कहलाएगा? जैव संसाधन। या जितने भी जीव जंतु हैं, हम कहेंगे मछली कौन सा संसाधन? प्राकृतिक। प्राकृतिक में कौन? जैव की अजैव? जैव। क्लियर हुआ ये चीजें? तो जितना भी संसाधन है प्रकृति को ला, उसमें जो सजीव है उसको हम क्या कहते हैं? जैव संसाधन। जैसे मनुष्य जैव संसाधन में आएगा, जितने भी पेड़ पौधे हैं जैव संसाधन में आएगा, मछली जैव संसाधन में, पशु जितने भी जानवर हैं जैव संसाधन में, या बाकी के जो भी प्राणी हो सब किस में आ जाएगा? जैव संसाधन में आएगा। क्लियर? अब आइए अजैव संसाधन। वैसा संसाधन जिसका निर्माण प्रकृति के द्वारा हुआ है लेकिन वो निर्जीव हो, जैसे हवा, पानी, पहाड़, मिट्टी, जो भी तुमको बोलना है, सबका निर्माण कौन किया है? प्रकृति। और ये सजीव है कि निर्जीव है? तो उसको हम क्या कहेंगे? अजैव। ये दोनों क्लियर हुआ? तो बताओ तू कौन सा संसाधन है, जैव की अजैव? इससे पूछ रहे हैं। हाँ बोलो तो हंस रही है। सुना जी? वो नहीं सुना, हम कहाँ सुना? तो ऊ पढ़ा रहा है कि हम पढ़ा रहा है? बोलो ऐसा कि हमारा भी आवाज पहुंचे। जैव संसाधन है। आई कौन संसाधन है? आए पूछो तो ओकरा से, ओकरा बारे में तू कैसे जान रही है? हाँ जी तुम जैव संसाधन हो। अच्छा आई आए वो जैव है। आई कौन संसाधन है? आए अजैव। ये पहले तो ये प्रकृति के बनावले नहीं थी, लेके कहाँ से? ये तो मानव निर्मित संसाधन है। चलो समझे यहाँ? तो जैव संसाधन क्लियर हो गया। जितना भी सजीव चीज है वो सब क्या कहलाएगा? जैव संसाधन। सब सही बोली है, टेंशन न ले। अजैव संसाधन जितना भी निर्जीव है वो सब क्या है? अजैव संसाधन। क्लियर? कोई दिक्कत इसमें? अब आ गया ये उपयोगिता के आधार पर। तो उपयोगिता के आधार पर भी हम संसाधन को कितने भाग में बांटते हैं? दो भाग में। एक होता है नवीकरणीय और एक होता है अनवीकरणीय। हम लोग अपने जीवन में प्रत्येक दिन कुछ न कुछ चीजों का उपयोग करते हैं। इसमें से कुछ ऐसा चीज है जो एक बार बन गया तो बन गया, अब दोबारा वो प्राप्त नहीं होगा। होगा भी तो उसको बनने में लाखों साल लग जाएगा, करोड़ों साल लग जाएगा। एक ऐसा वस्तु का उपयोग करते हैं जिसको आज भी यूज किया, कल फिर नया बन के हमारे पास आ गया। समझ गया? तो जिसको हम आज यूज किए कल फिर नया बन गया तो उसको हम कहते हैं नवीकरणीय, जो नया बन जाता है। और जिसको एक बार यूज कर लिए अब दोबारा उसको बनने में लाखों करोड़ों साल लगेगा तो उसको हम कहते हैं अनवीकरणीय। उदाहरण समझो, जैसे मान लो हम लोग पानी का यूज करते हैं, कल में से पानी निकाला ना, हाँ कुइया में से पानी निकालते फिर वहां पे नया पानी आ जाता है कि नहीं? तुरंत आ जाता है। फिर भर ले बाल्टी से। कौन सा संसाधन है? नवीकरणीय। तुरंत नया बन जा रहा है। कल आप लोग हवा ले रहे थे सांस में, आज ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं? कौन सा संसाधन है? नवीकरणीय। कल आपके पास सूर्य के प्रकाश था, आज है कि नहीं है? कौन सा संसाधन है? कौन सा संसाधन है? नवीकरणीय। समझ में आ रहा है? अभी में आइए, एक बार आप अपने खेत में से मट्टी काट के घरे लिया के रख दीजिए, उसको बनने में अब लाखों करोड़ों साल लग जाएगा, तो वो कौन सा हो गया? एक बार चला सोन नदी में से पूरा बालू काट के लेके घरे चलावल जाए, बनने में कितना टाइम लगेगा? लाखों करोड़ों साल। कौन सा हो गया वो? कोयला एक बार निकाल लिए, बनने में लाखों करोड़ों साल। कौन सा? क्लियर हुआ ये बात मियाँ? ठीक। तो नवीकरणीय संसाधन वो होते हैं जो एक बार उपयोग होने के बाद पुनः प्राप्त किए जा सकते हैं, जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल, विद्युत, वन, ये सब। अनवीकरणीय संसाधन वे होते हैं जो एक बार हम यूज कर लिए तो दोबारा उसको बनने में लाखों वर्ष लग जाते हैं, वो पुनः प्राप्त हम लोगों को नहीं होता है। जैसे कि कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, चट्टान, पहाड़, ये सब को बनने में लाखों करोड़ों साल लगता है। यहां से याद रखना, सवाल पूछता है इनमें से कौन जीवाश्म ईंधन है, कौन जीवाश्म ईंधन नहीं है।
तो याद रखना, जेकरा में आग पकड़ लिया वो क्या है, जीवाश्म ईंधन। जिसमें आग नहीं पकड़ा वो जीवाश्म ईंधन नहीं है। और जीवाश्म ईंधन में मुख्य रूप से तुमको ये 3 गो आता है, कोयला, पेट्रोलियम और गैस। एक सब्जेक्टिव पूछेगा कि जीवाश्म ईंधन कौन है, तो जिसको तीनों नाम याद है अपन छांट लेगा, कौन नहीं है छांट लेंगे। तो कोयला, पेट्रोलियम, गैस को कौन सा ईंधन कहते हैं, जीवाश्म ईंधन। समझ गया। अब आगे देखिए, एक बांटते हम लोग स्वामित्व के आधार पर। हमारे पास जो संसाधन है उसमें कुछ ऐसा है जो किसी का व्यक्तिगत है। अब जैसे ही बोर्ड है, कौन सा संसाधन होगा, व्यक्तिगत है, मेरा है, कोई और इस पे अपना अधिकार नहीं जमा सकता है। एक ऐसा संसाधन होता है जो सामुदायिक होता है, पूरे समाज का। जैसे बगल में हमने के पंचायत भवन है, सामुदायिक है। स्कूल है, सामुदायिक है। बगल में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, सामुदायिक है। लेकिन ये घर व्यक्तिगत है। तो ऐसे भी हम संसाधन को बांटते हैं। तो व्यक्तिगत संसाधन में समझ में आ रहा है, वैसा संसाधन है जो किसी खास व्यक्ति का होता है, ठीक। और उसके लिए वो क्या करता है, सरकार को टैक्स देता है। जैसे मान लो हम यहाँ कोचिंग चलाएंगे, बोर्ड ये सब यूज करें, तो बोर्ड लिए तो इसमें हम टैक्स दिए थे सरकार को 18%, रसीद है, ठीक। 1,14,000 के था, हमको पड़ गया 1.5 लाख, सब लोन तोन लेते हुए, टैक्स वगैरह सब लेके। समझ गया। तो वहां पे हम सरकार को टैक्स दे रहे हैं। भूमि है तुम्हारे पास, घर तुम्हारा व्यक्तिगत संसाधन है, लेकिन तुमसे सरकार टैक्स लेता है। हर साल रसीद कटवाता है ना खेत के, काची के रसीद है। रसीद मतलब क्या होता है, समझ में आता है। खेत में रसीद क्या होता है कि जमीन के रसीद कटवाना है। आपको हर साल सरकार को टैक्स देना है, जितना जमीन है उसका। तो टैक्स दीजिएगा तब बदले में कोई सबूत मिलना चाहिए ना। यहाँ पैसा जमा करता है महीना, तब बदले में कुछ देते ना है, रसीद देते हैं कि हाँ फलना लड़का के यहाँ तक पैसा जमा हो गया महीना तक। वैसे ही जब आप सरकार को भूमि का टैक्स देते हैं तो सरकार आपको एक रसीद देता है कि फलना आदमी ये खाता नंबर, ये प्लॉट नंबर के पैसा जमा कर दिया है। इससे पता चलता है कि पैसा अगर आप जमा कर रहे हैं तो खेत आपका है। समझ गए। तो ऐसे करके हम अपना व्यक्तिगत संसाधन के लिए क्या करते हैं, सरकार को टैक्स देते हैं और उस पर अपना अधिकार बना के रखते हैं। जैसे हमनी के बाग बगीचा हो जाए, तालाब हो जाए, कुआं हो जाए, ये सब कौन सा संसाधन है, व्यक्तिगत है, मेरा अधिकार है। गांव में कुछ ऐसा भी हो सकता है कि कुछ तालाब और कुआं सार्वजनिक हो, तो ये सामुदायिक भी हो सकता है और व्यक्तिगत भी हो सकता है। सामुदायिक में कौन होता है, जो पूरे गांव के समूह का हो, सभी लोगों का हो, उसको हम क्या कहेंगे, सामुदायिक संसाधन। जैसे शमशान घाट किसी एक व्यक्ति का होता है, पूरे समाज के लोग वहां पे जाते हैं दाह संस्कार के लिए। मंदिर है, मस्जिद है, किसी एक व्यक्ति का है, पूरे समाज का है। या कोई सामुदायिक भवन जैसे पंचायत भवन बना, सबके लिए है। गांव में छठ होला, तालाब है, आई थी न छठी मैया कहिया, अच्छा ठीक, समझ गया। या तुम शहर में चल जाओ, जो पार्क है या खेल के मैदान, इस तरह के जो भी चीज है वो क्या में आएगा, ये सब है सामुदायिक, सबका है। समझ गए। अब आइए इसी में एक होता है राष्ट्रीय और एक होता है अंतरराष्ट्रीय। यानी स्वामित्व के आधार पे संसाधन को हम कितने भाग में बांटते हैं, 4 भाग में। एक होता है व्यक्तिगत, एक हो गया तुमको सामुदायिक, एक हुआ राष्ट्रीय और एक हुआ अंतरराष्ट्रीय। तो राष्ट्रीय को समझो, हमनी के देश के बाउंड्री पता है, नक्शा, उस नक्शे के अंदर, उस सीमा क्षेत्र के अंदर जितना भी संसाधन होगा वो सब क्या कहलाएगा, राष्ट्रीय संसाधन कहलाएगा। चाहे वो प्राकृतिक हो, चाहे मानव निर्मित हो, चाहे वो जैव हो, चाहे अजैव हो, चाहे नवीकरणीय हो, चाहे अनवीकरणीय हो, चाहे वो तुम्हारा व्यक्तिगत हो, चाहे वो सामुदायिक हो। देश के अंदर जितना भी संसाधन है वो सब क्या कहलाता है, राष्ट्रीय संसाधन। और देखो, मान लो ये हमने के भारत है ना, नीचे वाला हिस्सा, ऊपर से मान लो इसे बन छोड़ दो, ऊपर न बनावा रहे दा, ढेर पढ़ लेवा, ये हिस्सा है। तो इसके अंदर जितना भी संसाधन होगा वो क्या कहलाएगा। इसके अलावे हमने के पता है कि एक अगल बगल कौची है, भारत के ने अगल बगल का बाजी पानी है। तो यहां से लेकर के 200 किलोमीटर इधर, 200 किलोमीटर इधर और 200 किलोमीटर इधर,
इसके बीच में जितना भी सामान निकलेगा, यानी समुद्र में तेल निकल जाए, मछली निकले या जो भी निकले, सब किसका होगा? भारत के होगा। और कौन सा संसाधन कहलाएगा? तो राष्ट्रीय संसाधन समझ में आया मियां? एक देश के सीमा के अंदर और उससे 200 किलोमीटर समुद्री तट के बीच जितना भी संसाधन निकलेगा क्या कहलाएगा? डाउट है? आए? हाँ, मैं मुंह देख के लगी थे। कहाँ डाउट? ई में कि पीछू हूं? ई में आप समझे नहीं मैया करने गली हो, मैं पवा हो एगो है तो देख इधर, ये हमने के भारत है ना, तो इस भारत में अभी तुमको हम पढ़ाएं कि नवीकरणीय संसाधन है, अनवीकरणीय है, जैव है, अजैव है, कुछ मानव निर्मित भी संसाधन है। इस सब इसके अंदर आता है। जितना भी संसाधन अभी पढ़ी, तो सबको जब एक देश के अंदर पढ़ते हैं तो उसको क्या कहते हैं? राष्ट्रीय संसाधन। यहाँ पे जितना भी चीज निकलेगा वो सब क्या कहलाएगा? राष्ट्रीय। साथ ही देखो इस समुद्र वाला भाग है ना, ठीक, तो बाउंड्री तो हमारी ये है देश के, ये किसका है? समुद्र किसका? तो उसमें नियम बनाया गया ना कि हर देश जो समुद्र के किनारे है 200 किलोमीटर तक उसका अधिकार रहेगा। यानी इधर से 200 किलोमीटर किसका है? भारत के। फिर नीचे 200 किलोमीटर भारत के, इधर 200 किलोमीटर। और यही कारण है कि हमेशा भारत के साथ किसको दिखाया जाता है? श्रीलंका को। ये हमने से मात्र 25-26 किलोमीटर के दूरी पर है। एक से 200 किलोमीटर नीचे जाएंगे वो एरिया किसका है? तो श्रीलंका केकरा में आता है। इसीलिए भारत के मैप के साथ इसको दिखाया भी जाता है। तो हमने के वो नहीं जानना है, हमने के जानना है राष्ट्रीय संसाधन। तो इस बाउंड्री के अंदर जितना भी संसाधन निकलेगा वो क्या कहलाएगा? राष्ट्रीय संसाधन। फिर इस बाउंड्री के बाहर 200 किलोमीटर तक जितना भी संसाधन निकलेगा वो क्या कहलाएगा? क्लियर हुआ कि झूठो के हाँ कर रही है? पूर्णतः क्लियर ना? तो एक देश के सीमा क्षेत्र के अंदर जितना भी संसाधन निकलता है उसको क्या कहते हैं? राष्ट्रीय संसाधन। साथ ही साथ उससे 200 किलोमीटर समुद्री में भाग में जो भी संसाधन निकलेगा वो भी क्या कहलाएगा? राष्ट्रीय संसाधन। अब है अंतरराष्ट्रीय। तो अंतरराष्ट्रीय को समझो, यहां से तो 200 किलोमीटर पर तोड़ कब्जा हो गया, इनने से 200 किलोमीटर तोड़, अब बिचवा में जो जगह हो बचा ऊ के कर, तो ऊ कहलाता है अंतरराष्ट्रीय संसाधन। समुद्र में 200 किलोमीटर तक के बीच, जैसे मान लो यहाँ पे एक देश है, ये एक देश है, ये एक देश रहा इधर, एक देश है इधर, इधर से ये 200 किलोमीटर अपन कब्जा कर लिया, इधर से ही अपन 200 किलोमीटर कब्जा कैले है, इधर से इसका हो गया, इधर से इसका हो गया। तो ये वाला इलाका तो एकड़ है, ये वाला इलाका एकड़ है, ये इसका है, ये इसका है। लेकिन आप देखिए तो ये वाला इलाका तो बच गया पूरा इसे, ये किसका? तो यही कहलाता है अंतरराष्ट्रीय। यानी कि जो बॉर्डर से 200 किलोमीटर के बाद का जो समुद्री क्षेत्र होता है वो क्या कहलाता है? अंतरराष्ट्रीय संसाधन कहलाता है। और इसका उपयोग ये चारों मिलकर करेगा। अगर इसको जरूरत है तो ये तीनों से परमिशन लेगा और यहाँ के संसाधन का उपयोग करेगा। जैसे मान लो यहाँ पे मछली निकल रहा है, तेल निकल रहा है, तो ये अगर तीनों परमिशन दे, मीटिंग होगा चारों के बीच, इसको कहा जाएगा कि ठीक है भाई तू निकाल लो, इसको जरूरत पड़ेगा ये निकलेगा, इसको ही ऐसे करके ये काम करता है। तो समझ में आया? व्यक्तिगत संसाधन कौन? जिसपे मेरा खास अधिकार हो तो क्या हो गया? व्यक्तिगत। सामुदायिक, जिसमें पूरे समाज का अधिकार हो, समाज के सभी लोग उसको यूज करते हो तो क्या कहलाएगा? सामुदायिक। राष्ट्रीय, हमारे देश के अंदर और समुद्री तट में 200 किलोमीटर तक जो भी संसाधन निकलता है वो राष्ट्रीय। 200 किलोमीटर के बाद भी जो सामान निकले समुद्र में वो कहलाएगा अंतरराष्ट्रीय। यहां तक क्लियर? चलो अब आगे बढ़ो। अब देखिए, विकास के आधार पे हम संसाधन को दो भाग में बांटते हैं, एक है संभावित संसाधन और एक है विकसित संसाधन। संभावित संसाधन वो होता है जो आज हम यूज नहीं कर रहे हैं लेकिन भविष्य में यूज करेंगे। जैसे हमने सबके पता है कि अगर हम हाइड्रोजन के 2 अणु ले लें और ऑक्सीजन को 1 अणु ले ले तो क्या बनेगा? H2O, यानी कि जल बनेगा।
लेकिन क्या ऐसे हम जल बना करके इसका उपयोग करते हैं? नहीं करते हैं। हो सकता है भविष्य में हम इसका उपयोग करेंगे, तो इसको हम क्या कहेंगे? संभावित संसाधन। संभावना है कि भविष्य में यूज होगा। ऐसे ही हमने के जो सोन नदी है, सोन नदी में बालू के साथ सोना पाया जाता है, जानता ही बात है, सोना भी है उसमें। लेकिन उसमें हाल ये है कि मान लो तुम 10,000 के बालू गिराया, तो 10,000 के बालू के साफ सफाइया करते हुए मान लो 15,000 खर्चा पड़ा। 15,000 खर्चा करके तू सोना निकाला, सोना निकलेगा 5,000 के, तो क्या हो गया तुमको? नुकसान। इसलिए क्या उसको निकाल रहा है? लेकिन हो सकता है कि भविष्य में कोई ऐसा मशीन बने या ऐसा जरूरत पड़े कि हम उस बालू में से भी सोना को निकाले। तो वो सोना भी कौन सा संसाधन है? संभावी है, भविष्य में यूज हो सकता है, लेकिन आज नहीं हो रहा है। उसी प्रकार के कई सारा चीज है। हिमालय क्षेत्र में बहुत सारे ऐसे खनिज है जिसका आज उत्खनन नहीं हो रहा है, भविष्य में हो सकता है। राजस्थान, गुजरात में पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, ये तो खैर अब लग गया है, वहां पे सूर्य के प्रकाश से ऊर्जा का उत्पादन हो रहा है। संभावित समझ में यहाँ, आज यूज नहीं कर रहे हैं लेकिन भविष्य में यूज कर सकते हैं, तो उसको क्या कहते हैं? संभावी। जिसको हम आज यूज कर रहे हैं, हमको पता है कि हमारे पास कितना है, तो उसको हम कहते हैं विकसित संसाधन। समझ गई? या इसी को कहते हैं वास्तविक संसाधन। जैसे हम कोयला यूज कर रहे हैं, हमको ये भी पता है कि हमारे पास कितना 1,000 टन कोयला है, कितना लाख टन कोयला है, कितने दिनों तक ये चल सकता है, तो पूरी जानकारी हमें इसकी है, तो इसको हम क्या कहेंगे? विकसित। उसी प्रकार से पेट्रोलियम, मैग्नीज या लोहा जो भी निकलता है, उसको हम यूज भी कर रहे हैं, ये भी पता है कि कितना है, और ये भी है कि अगर हम इस प्रकार से यूज करें तो कितने दिनों तक चलेगा, पूरा जानकारी है। तो ऐसे संसाधन को क्या कहते हैं? विकसित या वास्तविक संसाधन कहते हैं। क्लियर? अब आइए विकास के आधार पर। थका लेना है सब, आज निपटा देना है इसको, बस खत्म तो है। सब इस पीछे तो पढ़ल है जी, यहाँ तक तो पढ़ ही है, ये भी तू नहीं पढ़ रही है। संसाधन के महत्व, संसाधन के संरक्षण के बारे में ना बताए हैं, आए? तो बचल को चाहिए तुमको एक्स्ट्रा में, जानता है क्या पढ़ना है? एगो पढ़ना है तुमको हई, इहो इकोनॉमिक्स में तूने के हम बताइए दिए, सतत विकास के बारे में ना बताए हैं इकोनॉमिक्स में, कि हमारे साथ साथ आने वाला पीढ़ी के भी ख्याल रखा जाए। सतत विकास तो पढ़ नहीं है। एगो ही है जहां से ऑब्जेक्टिव बनता है, MVVI VVI, जहां जहां ब्रैकेट करके लिखा होगा तो उसको हम एक जगह लिखे हैं, बस। तो मेन तुमको सब 8वां में जो पढ़ ले वही वाला है। और 8वां में जब हम पढ़ा रहे थे तो बोले थे कि ध्यान से पढ़ियो भूगोल, हूबहू मिलेगा। आप 8 क्लास के बुक लीजिए, 10th क्लास के बुक लीजिए भूगोल वाला, और मिलाइए, हर चैप्टर सेम टू सेम है, खाली इसमें थोड़ा विस्तार से पढ़ना है, उसमें कम पढ़ना था, इतने के अंतर है। समझ गया? अब आओ इधर, विकास के आधार पे हम कौन कौन रखते हैं? तो एक है भंडार संसाधन। कुछ ऐसे संसाधन है जिसको हम क्या करते हैं? भंडारित करके रख लेते हैं, यानी भविष्य के यूज लगी वो भंडार है। जैसे यहाँ पे वही बताया गया है, जो जल है हमको पता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिला करके बनता है, लेकिन आज हम उसका यूज नहीं कर रहे हैं, तो भविष्य के लिए वो भंडार है हमारा, भविष्य में उसका यूज करेंगे। सोना हमारा क्या चीज है? भंडार है, बालू में भंडार है, हो सकता है भविष्य में हम उसको यूज करेंगे। तो ऐसे संसाधनों को हम क्या कहते हैं? भंडार संसाधन, और उसको हम संभाव्य संसाधन भी कहते हैं। भविष्य में यूज होने की संभावना है, इसलिए उसको संभाव्य संसाधन, और अभी हम भंडार के रूप में उसको जमा करके रखे हुए हैं, इसलिए भंडार संसाधन। ठीक। उसके बाद संचित कोष भी इसी से मिला जुला है, इसमें भी हम वही करते हैं, उसी का एक रूप है कि भविष्य में इसको हम पूंजी के रूप में बचा करके रखते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं? संचित कोष संसाधन कहते हैं। समझ गया? तो ये और ये दोनों लगभग एक ही जैसा है, दोनों में हम उसको बचा के रखते हैं भविष्य लागी, आने वाले पीढ़ी के लिए। तो वो हो गया तुमको संचित कोष संसाधन। अब है हम लोगों का संसाधन के महत्व। तो महत्व को समझो, क्या एक लाइन में समझ जाओ संसाधन के महत्व क्या है। जरा इमेजिन करो कि क्या बिना संसाधन के हमारा जीवन संभव है? जैसी संसाधन हटा देगा, सबसे पहले तूने के कपड़ा लत्ता सब खोले पड़ जाएगा, उतार दो,
मूछ दाढ़ी खूब बढ़ल है, भोजन नहीं करना है, और उन सब से ज्यादा मान लो इस सब के कारण तो तू कुछ देर के लिए रह भी जाएगा, बिना कपड़ा के रह सकता है, बिना भोजन करे 4 दिन रह सकता है, आपको सांस भी नहीं लेना है, क्योंकि वो उस हवा का उपयोग कर लिए ही, और हवा का बन गया संसाधन। तो अगर आप संसाधन के उपयोग ना करें तो शायद 1 मिनट भी आप जिंदा न रहे, आपकी मृत्यु हो जाएगी। ये महत्व है हमारे जीवन में संसाधन का। शॉर्ट में इतने समझ लीजिए। अब आइए किताबी भाषा में। देखो, संसाधन को किसी भी देश के आर्थिक सामाजिक मेरुदंड माना जाता है। जिस देश में संसाधन नहीं होगा उस देश का विकास की संकल्पना आप नहीं कर सकते हैं। आप नहीं सोच सकते हैं कि वो विकसित होगा। एक देश है जो अपवाद में है, वो चोट्टा भी संसाधन नहीं है, यानी जो भी खनिज वगैरह होना चाहिए वो नहीं है, फिर भी वो विकसित देश है। हमने तो विकासशील में आते, वो विकसित है। और उस देश का नाम है जापान। जापान के पास कोई संसाधन नहीं है, फिर भी वो विकसित है। उसका एक खास वजह है, उसका मानव संसाधन बहुत मजबूत है। मतलब उस सबके स्किल बहुत फास्ट है। हमने मोबाइल लिया तक कवर लगा के रखा, उस मोबाइल खोल के चेक करते रहा है कैसे ही बनता है। तो तकनीकी ज्ञान उन लोगों के पास बहुत ज्यादा है। तू बाहर से सामान मंगाया, कच्चा सब संसाधन अपने देश में तैयार करके बेच रहा है, खूब पैसा कमा रहा है। तो एक बार सवाल पूछा है कि इनमें से कौन देश संसाधन में विपन्न है, यानी कि कम है, तो वो है जापान। फिर भी वो विकसित देश है, आगे मिलेगा तुमको बुक में, ठीक ना। तो संसाधन किसी भी देश के आर्थिक और सामाजिक विकास का सबसे बड़ा हिस्सा होता है। अगर वो चीज नहीं है तो उसका विकास नहीं होगा। ठीक, संसाधन विपन्न राष्ट्र अंतरराष्ट्रीय दौर में पीछे रह जाते हैं। अगर आपके पास संसाधन नहीं है तो पूरे विश्व के तुलना में आप सबसे पिछड़े देश में आ जाइएगा। जैसे हमने के बिहार को देख लो, सभी राज्यों में सबसे पीछे है ना। इसका वजह हमारे यहाँ खनिज वगैरह नहीं निकलता है। झारखंड में निकलता है, हमने से आगे निकल गया, हमारे पास नहीं निकलता है, हम लोग पीछे हैं। ठीक, और जहां पे प्राकृतिक संसाधन भर भर के रहेगा वो देश आगे निकलेगा। लेकिन एक देश है, कौन? जापान। यह एक ऐसा देश है जो संसाधन में बहुत विपन्न है, यानी उसके पास संसाधन नहीं है, प्राकृतिक संसाधन, लेकिन फिर भी ये आगे है। और इसका आगे होने का वजह है वहां पे तकनीकी ज्ञान। वहां के मानव संसाधन बहुत बेहतर है, उनमें तकनीकी ज्ञान है, और इस वजह से वो विकसित देश में आता है। समझ गया? क्लियर हो रहा है? किसी भी देश का विकास करना है तो संसाधन सबसे महत्वपूर्ण चीज है। प्राकृतिक संसाधन होना चाहिए, नहीं है तो आप विकसित नहीं कर हो सकते हैं। लेकिन एक देश है जापान जिसके पास प्राकृतिक संसाधन नहीं है, लेकिन तकनीकी ज्ञान के कारण वो विकसित देश है। ठीक, तो यहाँ पे वही बताया गया है कि किसी भी देश के विकास में भौतिक जैविक दोनों संसाधन का महत्वपूर्ण योगदान होता है। भौतिक मतलब ये सब निर्जीव वाला, और जैविक मतलब सजीव वाला, सब मिल के निर्माण करता है। ठीक, तो बहुत बड़ी इसकी भूमिका होती है। और ये विविध प्रकार के संसाधन के उपयोग से ही हम क्या करते हैं, यहाँ पे विविध संसाधनों के मध्य मानव नियंत्रक की स्थिति में रहता है, और जो पर्यावरण में उपलब्ध पदार्थ प्रौद्योगिकी तकनीक के संस्थाओं के बीच अंतर स्थापित करता है, जिससे पर्यावरण के पदार्थ उपयोगी बन जाते हैं। यहाँ पे ये बताया गया है कि हमारे पर्यावरण में, हमारे पृथ्वी पर बहुत सारा ऐसा संसाधन है, ऐसा वस्तु है जिसका उपयोग होने का कोई संभावना नहीं था। ठीक, जैसे पहले के टाइम पे चले जाओ, एकदम हम लोग आदि काल में, जब मनुष्य के शुरुआती दौर था, कहीं पेड़ है तो है, क्या उसको लकड़ी का उपयोग होता था? नहीं। लेकिन फिर मनुष्य ने क्या किया, अपना बुद्धि लगाया, कुछ यंत्र बनाया, औजार, और उसको काट के साफ करके लकड़ी से कुर्सी, बेंच, टेबल, घर सब कुछ बनाने लगा। तो यहाँ पे वही बताया गया है कि मनुष्य क्या करता है, अलग अलग प्रकार के कई सारे ऐसे चीज जो उपयोगी नहीं है उसको अपने बुद्धि के प्रयोग करके और कुछ औजारों का उपयोग करके उपयोग लायक बना देता है। समझ गया? अब है यहाँ पे संसाधन के महत्व तो पता है बबुआ, कि अगर ना हो तो हम लोगों का जीना मुश्किल हो जाए, क्योंकि श्वास भी ले रहे हैं तो उसको यूज कर रहे हैं, संसाधन है। अब जब संसाधन हमारे लिए इतना महत्वपूर्ण है तो इसको सही तरीके से उपयोग करने की आवश्यकता है कि नहीं है,
इसका संरक्षण करने की आवश्यकता है कि नहीं है, क्योंकि आने वाली पीढ़ी को भी इसकी जरूरत पड़ेगी। तो संसाधनों का नियोजन भी करना है, यानी कि प्लानिंग करके उपयोग करना है। तो पूछे अगर सवाल कि संसाधन नियोजन से आप क्या समझते हैं, तो आपको बस एक लाइन में लिखना है कि संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग ही संसाधन नियोजन कहलाता है। यानी जितना आपको जरूरत है उतना ही अगर आप उपयोग कर रहे हैं तो उसको कहते हैं संसाधन नियोजन। जैसे अभी रूम में 2 पंखा चला रहा है, अगर तुमको लग रहा है कि हम एक पंखा से भी मैनेज कर लेंगे, हमारा हो जाएगा, और एक पंखा को बंद कर दिया तो वो क्या कहलाएगा, संसाधन नियोजन। तू संसाधन को बचा रहा है, बिजली बचा रहा है, बिजली उत्पादन होता है कोयला से, तो तू यूज नहीं करेगा तो क्या उतना उत्पादन करने की जरूरत पड़ेगी, नहीं। तो कोयला संरक्षित रहेगा कि नहीं, आने वाले भविष्य में आने वाला हमारा पीढ़ी उसको उपयोग करेगा कि नहीं। तो जब हम संसाधन को अपने उपयोगिता के अनुसार उपयोग करते हैं, बर्बाद उसको नहीं करते हैं, तो उसी को क्या कहते हैं, संसाधन नियोजन कहते हैं। समझ गया। अब देखो संसाधन हर जगह एक समान नहीं है, क्योंकि प्रकृति का है तो हर जगह एक जैसा नहीं मिलेगा, कहीं पे कुछ चीज ज्यादा मिलेगा, कहीं पे कम। अब देखो हमने भी बालू भर भर के मिलता है, झारखंड में कोयला भर भर के मिलता है, ईरान इराक में चल जाओ तो वहां तेल भर भर के मिलता है, हमने खोदैया करो तो पानी मिलता है। क्या सभी जगह एक जैसा है, प्रकृति ने सबको अलग अलग बनाया है। तो ऐसे में क्या करना है, आवश्यकता तो हम सभी को एक दूसरे का है, हमको तेल भी चाहिए, बालू भी चाहिए, कोयला भी चाहिए, झारखंड को भी कोयला भी चाहिए, तेल भी चाहिए, बालू भी चाहिए, ईरान को भी पानी चाहिए, कोयला चाहिए, तेल चाहिए। तो हम क्या करेंगे, एक दूसरे का सहयोग करेंगे, जो मेरे पास है तुम ले लो, जो तुम्हारे पास है मुझे दे दो, और हम दोनों एक दूसरे की आवश्यकता की पूर्ति करेंगे इस प्रकार से। तो ये भी तुमको किस में आता है, संसाधन नियोजन में आता है। तो इस प्रकार से करके हम यहाँ पे संसाधन के नियोजन कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे कहा गया है कि संसाधन नियोजन के लिए कुछ और भी तरीके हैं। सबसे पहले क्या करना है, आपको अलग अलग जगह के संसाधनों की पहचान करना है, कहाँ पे काका निकलता है, ताकि एक दूसरे का हम यहाँ पे सहयोग कर सके। हमको पता होगा था ना कि झारखंड में कोयला निकलता है, झारखंड वाला के पता होगा था ना कि बिहार में कोयला निकलता है, तब ना कोयला और बालू के एक दूसरे का लेन देन करेंगे। अभी बालू बोले थे जी, कोयला बोल दिए हैं। हम कह रहे हैं कि संसाधन नियोजन का एक तरीका क्या है कि सभी राज्यों में, देशों में कौन कौन सा संसाधन निकल रहा है इसका पहचान करिए। जैसे कि हमने के पता है कि बिहार में बालू है, ये झारखंड वाला भी जानता है, झारखंड में कोयला निकलता है, हमने के पता है। तो जब हमें कोयला की आवश्यकता होगी झारखंड चले जाएंगे, झारखंड वाले को जब बालू की आवश्यकता होगी बिहार चलाएगा। अब मान लो इन दोनों को पता ही नहीं होता कि हमारे राज्य में बालू और कोयला निकलता है, तो क्या लेन देन करते। तो आप लेन देन करना चाहते हैं सही तरीके से, तो उसके लिए क्या होना चाहिए, सबसे पहले उसकी पहचान करिए, फिर पहचान करके उसका पूरा मानचित्र तैयार करिए, उसके क्वालिटी के बारे में पता कीजिए, कितना है ये पता कीजिए, और उसके बाद उसको यूज करना शुरू करिए योजनाबद्ध तरीके से। जितना जरूरत है उतना ही निकालेंगे, और ऐसे करके आप संसाधन का नियोजन करके उसका उपयोग कर सकते हैं। संसाधन नियोजन समझ में आया। एक लाइन में इसको यही बोलना है कि संसाधन हर जगह एक जैसा नहीं है और आवश्यकता सबको है। तो अगर इसको हम प्लानिंग करके जितना हमें जरूरत है उतना ही एक दूसरे के सहयोग के साथ जब इसका यूज करते हैं तो वो क्या कहलाएगा, संसाधन नियोजन। बस उससे भी छोटा करना है तो एक लाइन में ही याद रखो कि जितना हमें जरूरत होता है उतना ही अगर हम किसी वस्तु का उपयोग करें तो वो नियोजित संसाधन कहलाता है। समझ गया। अब है संसाधन के संरक्षण। देखो बुआ, संसाधन जो है हमनी के जीवन में बहुत महत्व रखता है, और अगर हम इसका सही से उपयोग नहीं किए तो क्या हो जाएगा, आने वाले पीढ़ी के लिए मुश्किल खड़ा कर देगा। अब जैसे मान लो हवा हमने सबके जरूरत है, सही से उपयोग न किया, पूरा कार्बन डाइऑक्साइड भर के इसको प्रदूषित कर दिया, क्या होगा इसका परिणाम,
आगे वाला पीढ़ी के लिए ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, यहाँ सिलेंडर बांध के घूमित रहेगा पीठ पर। पानी के सबके जरूरत है, हमने मोटर चालू करके बर्बाद करी थी, हमार ना बिजली बिल लगी थे, तोरा काला भार पड़ी थो। आने वाली पीढ़ी को उसका जरूरत है, अगर सही तरीके से उपयोग ना किए पानी की किल्लत हो जाएगा, प्यासे मर जाएगा आदमी। तो सभी संसाधनों का हमारे जीवन में उपयोग है, और हमारा भी है, और आगे जो भविष्य में हमारा पीढ़ी आएगा, हमने के बाल बुतरुआ, उसको भी ये सारी चीजें चाहिए। तो उसके लिए जरूरी है कि हम इसको क्या करें, संरक्षित करें, क्योंकि ये लिमिटेड रूप में है, एक दिन ही खत्म हो जाएगा। पृथ्वी पर जितना भी चीज है एक दिन वो खत्म होगा, भले उसको खत्म होने में करोड़ों साल लग जाए, यहां तक कि सूर्य भी एक दिन खत्म हो जाएगा। सूर्य जो तुमको दिखाई दे रहा है वो दो गैस के गोला है, हाइड्रोजन और हीलियम के, और वो जल रहा है। तो एक टाइम ऐसा आएगा कि वो जलते 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 खत्म हो जाएगा। बस वो इतना ज्यादा है कि उसको खत्म होने में बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, समझ गया। तो सब कुछ एक दिन खत्म होना है, तो हम इसमें क्या करेंगे, ऐसे उसके यूज करें कि तनी लंबा वो चले। खत्म तो होना ही है, लेकिन जो 50 साल में खत्म होना है उसको 20 साल में खत्म मत करो, कोशिश करो कि उसको हम 80 साल तक ठेका दें, इस प्रकार से उसको यूज करें। तो आ जाइए संसाधन के संरक्षण में। जब संसाधनों का नियोजित और विवेकपूर्ण उपयोग होता है तो उसी को हम क्या कहते हैं, संसाधन संरक्षण। कि जितना हमें जरूरत है उतना ही हम संसाधन का उपयोग कर रहे हैं, यही क्या कहला जाएगा, संसाधन संरक्षण। आप उसको बचा रहे हैं, ठीक। सभ्यता संस्कृति के विकास में संसाधनों की अहम भूमिका होती है, लेकिन अगर हम इसका सही तरीके से उपयोग न किए, गलत तरीके से उपयोग कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, ये सब गड़बड़ा जाएगा। जो भी हमारा ये व्यवस्था चल रहा है वो सब क्या हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा। जैसे मान लो पानी हम सबके जरूरत है, अब पानी खत्म कर दिया, अब बगल में पाकिस्तान में पता चला कि पानी है, हमने क्या करेंगे, कर देंगे आक्रमण, दे पानी न तो मारे लगभग। अभी अमेरिका कैले ना ईरान पर अटैक, काहे लगी, तेल लगी। कुछ दिन पहले वेनेजुएला में यही काम किया, काहे लगी, तेल लगी। क्यों, वो समाज का आधार है, ओकरा से बहुत ज्यादा इनकम होता है, आर्थिक विकास होता है, तो उसके लिए वो अटैक कर रहा है। अगर सबके पास रहता तो क्या लड़ाई होता। अब मान लो सबके पास है और कोई एगो अपन खत्म कर दिया, तो दूसरा में से तो छीनल चाहेगा, तो लड़ाई हो जाएगा। इससे बेहतर है कि आप अपने वाले को ही सही तरीके से यूज करिए और व्यवस्था को सही तरीके से चलने दीजिए। ये चीज क्लियर है, क्लियर हुआ जी। ओए लकड़ी, तोरे से पूछ रहे हैं ना, हाले तो दोनों खुसुर फुसुर करी। संसाधन संरक्षण न समझ में रहा है, संसाधन के हमने के जीवन में महत्व है ना, अगर वो खत्म हो जाए तो हमारा जीवन का स्थिति भी खत्म हो जाएगा। तो इसके लिए क्या करना है, उसको बचाना है। तो जब हम संसाधन को बचाते हैं तो उसी को हम क्या कहते हैं, संसाधन संरक्षण कहते हैं। इतने ही में समझना है, संसाधनों को बचाना, उसका सही तरीके से उपयोग करना क्या कहलाता है, संसाधन संरक्षण कहलाता है। और सवाल है कि हम संसाधन की संरक्षण क्यों करें, क्योंकि हमारे भविष्य में इसकी आवश्यकता है, इसलिए उसको हम बचा के यूज करेंगे, जितना जरूरत है उतना ही करेंगे, समझ गई। और इसके लिए हमनी के देश में कई बार ऐसे आंदोलन होते रहे, कई लोग ऐसे आए हैं जो इसको बचाने के लिए आंदोलन किए हैं, अभियान चलाए हैं। जैसे कि देखो, एक नाम आता है मेधा पाटेकर, उन्होंने नर्मदा बचाओ अभियान चलाया था। नर्मदा नदी है, बताओ नदी का हमारे जीवन में उपयोग है कि नहीं है, तो संसाधन हुआ कि नहीं हुआ। तो वहां पे बांध वगैरह बनाना था, ठीक, और बांध बनने से बाढ़ ही सब की आशंका थी, कई सारी समस्याएं थी, तो उसको लेकर के मेधा पाटकर ने क्या किया, आंदोलन कर दिया, नर्मदा बचाओ अभियान। तो संसाधन संरक्षण दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं, हमने के न लिखा रहता है जल ही जीवन है, जल है तो कल है। ये स्लोगन क्यों दिया जा रहा है, ताकि आप जल के महत्व को समझिए और उसको बचाइए। बहुत कम है, हमने के पास 1% पानी है पिए वाला, भले पृथ्वी के 3 हिस्सा पानी से भरल है, लेकिन उपयोग लायक 1% है। आए रिफाइन कर कौची लगा के आरो, अच्छा ठीक है। आए हाँ जी, ना सब मिला के, हाँ मतलब जो उपयोग लायक है सब मिला के तुमको है 1%।
अब देखो उसी प्रकार यहाँ पे एक है चिपको आंदोलन, पेड़ को बचाने के लिए आंदोलन चला था, जिसका नेतृत्व किसने किया था? सुंदरलाल बहुगुणा ने। तो संसाधन को संरक्षण दे रहे हैं। संसाधन के संरक्षण के महत्व को समझते हुए गांधी जी ने भी एक बात कही थी कि हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन पेटी भरने के लिए नहीं। मतलब अगर सिर्फ हम लोगों को आवश्यकता पूर्ति करना है तो बहुत है, लेकिन ओकरा से खाली पैसा तुमको कमाना है तब तो बउआ बहुत कम है। अगर जंगल से तुमको अपन आवश्यकता के खाली पूर्ति करना है कि हमरा ये सामान चाहिए तो बहुत है, लेकिन ओकरा बेच के तोरा पैसा कमाना है तो बहुत कम है। वही ये कर रहे हैं कि अगर खाली पेट भरने के लिए तुमको संसाधन का उपयोग करना है तो हमारे पास बहुत है, लेकिन उस संसाधन से तुमको अपना पेटी भरना है तो बउआ तुम्हारे पास संसाधन नहीं है। समझ गया? आगे देखिए, संसाधनों का संरक्षण पूरे विश्व के लिए एक चिंता के विषय है। ये समस्या सिर्फ हमारा आपका या सिर्फ हमारे देश का नहीं है, पूरे विश्व का ये समस्या है। ठीक, तो आप क्या करिए, हमहू डाइवर्ट हो जा रहे हैं ये लोग के लक्षण। तुरंत कहाँ गए रहते रे? आए ना चल हली गाँव में, ओका चक्कर में हम भुला जा रहे हैं कि हमारा क्या बोलना है। फिर छपरा पर गेल था तू रे, बहुते खराब जगह मत जी वहां। देखो इधर, संसाधन का कम होना, विलुप्त होना, ये सिर्फ हमारे देश की समस्या नहीं है, ये पूरे विश्व की समस्या है। किसी भी देश में अगर संसाधन खत्म होता है तो वो पीछे हो जाएगा, आगे नहीं बढ़ पाएगा। तो पूरे विश्व के लिए समस्या है, चिंता के विषय है। तो पूरे विश्व ने मिल करके संसाधन को बचाने के लिए कुछ नियम बनाए हैं, सम्मेलन किए हैं, उसी के बारे में यहाँ पे तुम लोगों को पढ़ना है। देखो, संसाधन को बचाने के लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कई सारे मीटिंग्स हुए हैं। सबसे पहले 1968 में, सब अंडरलाइन कर लेना, क्लब ऑफ रोम इसकी वकालत की थी। यानी सबसे पहले, ए लड़की तू दोनों के हंसी कहला पड़ रहा है, संसाधन को सबसे पहले अगर किसी ने बचाने की बात की थी तो उसका नाम है क्लब ऑफ रोम। कब कहा था? 1968 में ही कि संसाधन को बचाने की आवश्यकता है। उसके बाद 1974 में भारत में एक व्यक्ति थे जिनका नाम है सुमशेर, उन्होंने एक किताब लिखी, स्मॉल इज ब्यूटीफुल। अंडरलाइन करो, पूछेगा स्मॉल इज ब्यूटीफुल के लेखक कौन है, कब प्रकाशित हुआ। इन्होंने गांधी जी के विचारों को इसमें प्रकाशित किया और टाइटल से ही समझो, कह रहे हैं स्मॉल इज ब्यूटीफुल, यानी जो छोटा है वही खूबसूरत है, आपको बहुत बड़ा होने की जरूरत नहीं है। जब बड़ा हम करते हैं तो संसाधन के बहुत ज्यादा उपयोग करते हैं। अब मान लो हमारे पास एगो झोपड़ी है, तो झोपड़ी में क्या लगा है? लकड़ी, फूस, और 5 मंजिला घर बनाना रहेगा, तो 5 मंजिला घर में हमको सीमेंट, बालू, गिट्टी, छड़ सब लगेगा। संसाधन के ज्यादा उपयोग किए कि नहीं? उसको मैनेज करने, पेंट पोतैया सब करेंगे, ज्यादा खर्चा हुआ कि नहीं? सब में एकदम लाइट लगे के चाहिए, ज्यादा खर्चा हुआ कि नहीं? मार्बल टाइल्स लगना चाहिए, ज्यादा खर्चा हुआ कि नहीं? तो जितने बड़ा होता है वो उतना ही ज्यादा खर्चालू होता है। और इसीलिए सुमशेर ने अपने किताब का नाम क्या दिया? स्मॉल इज ब्यूटीफुल, छोटा जो होता है वही खूबसूरत होता है। समझ गए? उसके बाद देखिए आगे चल करके यहाँ पे और एक काम किया गया है। काम क्या हुआ? तो पृथ्वी सम्मेलन हुआ है, 3 गो तुमको याद रखना है। पहला पृथ्वी सम्मेलन हुआ रियो डी जेनेरियो में, कब? 1992 में। सब पहले ही तुनी के हम लिखवा के याद करवाए हैं, जनवरी में। ठीक, पहला पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ है? 1992 में। कहा? ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में। फिर दूसरा 5 साल बाद होगा, कब? 97 में। कहा? अमेरिका के न्यूयॉर्क में। और तीसरा हुआ तुमको 5 साल बाद 2002 में। कहा? जोहान्सबर्ग में। समझ गया? तो ऐसे करके 3 पृथ्वी सम्मेलन किया गया। क्यों? पर्यावरण और संसाधन के संरक्षण के लिए, उसको बचाने के लिए। क्लियर रहने से बात है।
और इसी में एक आयोग आया था जिसका नाम है बर्टलैंड आयोग। उसने एक परिभाषा दिया था कि देखो बबुआ, संसाधन के जरूरत हमें भी है और हमारे आने वाले पीढ़ी को भी है। तो संसाधन को ऐसे उपयोग करो कि हमारा भी पूर्ति हो जाए और भविष्य में आने वाले पीढ़ी के लिए भी सुरक्षित रहे। और उसको कहा गया, उसको कहा गया सतत विकास। तो इसमें तुमको बस इतने याद रखना है, समझ गई। बटलर आयोग ने संसाधन को लेकर के एक परिभाषा दिया कि हम लोगों को अपने आवश्यकता के पूर्ति के साथ साथ भविष्य में आने वाली पीढ़ी को भी ध्यान में रखना है। और इसी परिभाषा को क्या कहा गया है? सतत विकास कहा गया है। क्लियर है? अब है कुछ याद करे वाला चीज जो एग्जाम में बार बार पूछता है। पहला चीज सवाल पूछेगा, संसाधन होते नहीं बनते हैं, ये किसने कहा है? जिम्मरमैन। अब ये क्यों कहा है सो समझो। जैसे अभी हम तुम लोगों को क्लास शुरू किए तो बताए थे कि पहले ही बेंच का था, लकड़ी था, उपयोग लायक था, ऐसी पड़ा हुआ था। तो मनुष्य ने अपने बुद्धि कौशल का उपयोग से क्या किया? इसको उपयोग लायक बना दिया। इसीलिए कहे थे जिम्मरमैन की संसाधन होता नहीं है, बनता है, बनाया जाता है। बनाता है कौन? मनुष्य। मिट्टी उपयोग लायक नहीं था, हम उससे घर बना लिए, संसाधन बन गया। समझ गया? तो ये लाइन क्लियर हो गया। पहला पूछेगा यही कि संसाधन होते नहीं बनते हैं, कौन कहा है? जिम्मरमैन कहा है। क्यों कहा है वो बता दिए। ये तुमको हम बता दिए हैं कि 200 किलोमीटर तक राष्ट्रीय संसाधन होता है, इसको अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र भी कहा जाता है। उसके बाद तुमको ये याद रखना है कि गुजरात में सौर ऊर्जा लगाने की बात चल रही थी, लग गया है, सोलर प्लेट लगा के ऊर्जा के उत्पादन करने का। द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन को +5 के नाम से भी जाना जाता है। प्रथम पर्यावरण संरक्षण हेतु पहला जो विश्व शिखर सम्मेलन हुआ वो कब हुआ है? 1972 में। कहा हुआ है? स्टॉकहोम में। ठीक। उसके बाद इसी से देखो तो प्रतिवर्ष 5 जून को कौन सा दिवस मनाया जाता है? इसी दिन से। समझ गया? इसी दिन से प्रत्येक वर्ष 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। MBBI तुमको ये क्वेश्चन है। उसके बाद है 1997 में पृथ्वी के ग्लोबल वार्मिंग, जो पृथ्वी पे गर्मी बढ़ रही है, उसको लेकर के भी एक मीटिंग हुआ था। कहाँ? जापान के क्योटो में। इसलिए इसको क्या कहते हैं? क्योटो सम्मेलन कहते हैं, जिसमें 159 गो देश भाग लिया था। सब पहले ही तुनी के लिखवा के याद करवाए हैं, तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। टाइम कितना हो रहा है? वो घड़ी बंद है अमर। कितना हो रहा है? 10 मिनट 10 मिनट 10 मिनट। कितना हो रहा है? 10 मिनट टाइम दो, ऑब्जेक्टिव करवा देते हैं। चैप्टर क्लियर? अब आ जाओ तुम लोग ऑब्जेक्टिव पर। ना, ऑब्जेक्टिव कर लेते हैं। ऑब्जेक्टिव कर लो ना, तो उसके बाद टेस्ट लेते रहेंगे। ना होगा तो लास्ट में ले लेंगे, टाइम बचेगा तो। तूने का स्कूल वो तो जाना है। आज छोड़ नहीं यार, आज ना होगा। इन्हें क्लियर करो ना पहले। चलो एक एक करके ऑब्जेक्टिव जल्दी जल्दी कर लेते हैं, 10 मिनट में, ज्यादा ना है। 30-35 को ऑब्जेक्टिव है, तो उसके लिए वो क्लास का है बर्बाद करना, काहेला क्लास बर्बाद करना। क्लियर कर लेते हैं। 37 गो है, हमरा 38 गो यहाँ देखा थे, मुहवाई में थोड़े है। चलो देखो यहाँ पहला सवाल, कोयला किस प्रकार के संसाधन है? तो कौन सा होगा जी? तो कोयला हो जाएगा तुमको अनवीकरणीय। एक बार यूज कर लिया, दोबारा ये तुमको नहीं मिलना है। देखो ये क्वेश्चन में 2 बार है, तबे ना कहें 38 को कैसे बन रहा है। अब देखो यहाँ पे, स्मॉल इज ब्यूटीफुल के लेखक कौन है? अभी बताए हैं, सुमशेर लिखे हैं इसको। 1972 में विश्व शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? स्कॉटहोम में हुआ है। सब अभी एक है तजे तजे। निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है? वन है, नदी भी प्राकृतिक है, खनिज भी है, लेकिन शहर मनुष्य द्वारा बसाया जाता है, तो वो नहीं होगा। क्लियर है? इन देशों में से कौन प्राकृतिक संसाधनों में अत्यंत विपन्न है, जेका भी प्राकृतिक संसाधन नहीं है? कौन था वो? जापान। द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था? 1997। ये पहला है, ये दूसरा है, और ये
तीसरा है रियो डी जेनेरियो, न्यूयॉर्क और जोहान्सबर्ग। क्लियर। वैसे संसाधन जिनका मात्रा और गुणवत्ता पता हो उसको हम क्या कहते हैं? उसको कहते हैं विकसित संसाधन या वास्तविक संसाधन। चिपको आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो सुंदरलाल बहुगुणा ने। निम्न में से कौन नवीकरणीय ऊर्जा है? मतलब एक बार यूज करेंगे दोबारा भी प्राप्त कर लेंगे। कौन है? सौर ऊर्जा नवीकरणीय है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 जून को मनाते हैं। डाकुओं की अर्थव्यवस्था का संबंध किससे है? तो देखो, जब हम संसाधन को पूरा जैसे मन तैसे यूज करते हैं बर्बाद करके, तो उसी को क्या कहते हैं? डाकुओं का अर्थव्यवस्था। यानी कि संसाधन को अनियोजित तरीके से, गलत तरीके से जब हम यूज करते हैं तो उसको कहा जाता है डाकुओं की अर्थव्यवस्था। तृतीय पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था? तो तृतीय हुआ है 2002 में। समुद्री क्षेत्र में राजनीतिक सीमा के कितने किलोमीटर क्षेत्र तक राष्ट्रीय संपदा होती है? तो यहाँ पे जो होगा उसके अनुसार हो जाएगा तुमको बबुआ। ये यहाँ 200 किलोमीटर नहीं है, किताब में 2 ऑब्जेक्टिव आई, ये MBBI है, तुमको पूछ सकता है, तो याद रखना कितना, 19.2 किलोमीटर। प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए 1968 में कौन सा कन्वेंशन हुआ था? तो उसका नाम है अफ्रीकी कन्वेंशन। हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत कुछ है लेकिन पेटी भरने के लिए नहीं, कौन कहा है? महात्मा गांधी ने। किसने कहा है संसाधन होते नहीं बनते हैं? कौन कहा? तो एकदम शांत मैया, कुछ ना भी था वो। अब ये तो सब पढ़ ले हैं ना, बदली है आपके तो बोली है। तट रेखा से कितने किलोमीटर क्षेत्र तक अपवर्जिक आर्थिक क्षेत्र होता है? कितना बताए हैं? 200। तृतीय पृथ्वी सम्मेलन कहां हुआ था? जोहान्सबर्ग में। ये तुमको पहला है, ये तुमको दूसरा है और ये तुमको तीसरा है। इनमें से कहां सौर ऊर्जा का आधुनिक उपक्रम बड़े स्तर पर लगाए जा रहे हैं? कहां लगाने के बाद चल रहा था? अभी बताएं कि लगाने की बात चल रही है और लग गई है। गुजरात में। पर्यावरण संरक्षण हेतु पहला विश्व शिखर सम्मेलन कब हुआ था? 1972 में। डॉक्टर मेधा पाटकर किस चीज से जुड़ी हुई थी? नर्मदा बचाओ आंदोलन से। इनमें से किसकी स्थापना एजेंडा 21 के तहत की गई है? तो इसमें तुम लोग याद रखना, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना इसके तहत किया गया है। कुछ एक आध क्वेश्चन दूसरे चैप्टर का हो सकता है। हाँ रुको, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष इतिहास में। विश्व पर्यावरण कोष, अभी हमने पर्यावरण पढ़े, ये तुमको मिलेगा, इतिहास पढ़ेगा ना तो जब विश्व युद्ध चल रहा था ना तो उस टाइम पे 2 के निर्माण हुआ था, एगो विश्व बैंक और एगो अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष 1944-45 में। ऐसे ही इसका जवाब कौन हो जाएगा? विश्व पर्यावरण कोष हो जाएगा। निम्न में से क्या सामुदायिक संसाधन है? मतलब सबका है, कौन है? पंचायत भवन सबका होता है। कौन अजैविक संसाधन है यानी निर्जीव? कौन है इसमें से? सजीव होता है, सजीव होता है, सजीव होता है। नदी निर्जीव है। इनमें से कौन भौतिक संसाधन है? भौतिक मतलब भी वही निर्जीव। तो देखो कौन है? भूमि जो है वो निर्जीव है। सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है? हाँ, सूर्य के प्रकाश से जो ऊर्जा बनता है कौन सा होगा? तो वो नवीकरणीय है। हम कल भी, आज भी, फिर कल भी इसको प्राप्त कर सकते हैं, तो नवीकरणीय हो गया। ग्लोबल वार्मिंग से बचने के लिए क्योटो सम्मेलन कब हुआ था? कब हुआ जी? 1972 में। मारेंगे बस जहां पर से बस सीधे हो जाएगा। क्योटो सम्मेलन बताओ। रुको, 97, रुको ना रे, तो हमरो कंफ्यूज कर रहा है। 92 था, फिर 97 है और फिर 2002 तो पृथ्वी सम्मेलन है। हमरे कंफ्यूज करे, जनवरी में हुआ नहीं है। 97 है जी। चलो ये वाला हमारा कंफ्यूजन है, हम ही भुला गए। विश्व शिखर सम्मेलन का संबंध है किस चीज से? विश्व शिखर सम्मेलन क्यों किया गया था?
तो पर्यावरण के संरक्षण के लिए किया गया था कि इसको बचाना है। अब पर्यावरण में तुमको इस सब आ जाएगा। स्मॉल इज ब्यूटीफुल कब लिखा गया, कब इसको प्रकाशित किया गया था? 1900। सब पहले ही लिखा होले तब ही ना पता है जी, माने कि ना सुन ली तो खत्म है। द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था? न्यूयॉर्क में। क्योटो सम्मेलन किस देश में हुआ था? तो ये हुआ था तुमको जापान में। सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है? तो सौर ऊर्जा को हम पुनः प्राप्त कर सकते हैं। फिर प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था? तो प्रथम पृथ्वी सम्मेलन हुआ 1992 में। इनमें से किसे +5 सम्मेलन के नाम से जाना जाता है? तो द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन को हम लोग +5 सम्मेलन के नाम से भी जानते हैं। निम्न में से कौन अनवीकरणीय संसाधन है? तो जीवाश्म ईंधन जो है, कोयला, पेट्रोलियम गैस, एक बार यूज होने के बाद दोबारा प्राप्त नहीं करते हैं तो वो अनवीकरणीय होगा। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था रियो डी जनेरियो, ब्राजील में। शमशान और मंदिर किस प्रकार के संसाधन है? तो ये हमारा सामुदायिक संसाधन है, सबका होता है। क्लियर? तो इतना ही आप लोगों को इसमें ऑब्जेक्टिव था, इसी में से सवाल आएगा। ऐसे अभी 2 साल से सवाल पूछा नहीं है, तो आप लोगों को संभावना है थोड़ा कि पूछेगा इसमें से, तो ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए।